जिया की बात सुनकर वो लड़का सोच में पड़ गया। जिया को दीदी कहने के बाद भी वो उसे मार रही थी। अगर बुरा कहता तो तब क्या करती? वो कंफ्यूजन में पड़ गया था। आखिरकार करे तो क्या करे? जिया एक नजर उसके गालों पर पड़े निशान को देखकर कहती है, चल अपने कपड़े उतार। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि जिया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। उसने काफी सोचा, पर जिया की बात टालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत ही अपने सारे कपड़े उतार दिए। जिया ने जब देखा कि वो अपना अंडरवेयर भी उतार रहा है, तो वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, बस बस, अंडरवेयर नहीं उतारना है। वो रुक गया और उसने देखा कि जिया ने अपनी जेब से अपना फोन निकाल लिया। तो वो थोड़ा डरते हुए कहता है, तो तुम क्या करने वाली हो? जिया ने उसको इग्नोर कर दिया और फटाफट उसकी जेब से उस लड़के का आई कार्ड निकालकर उसको पकड़ा दिया। जिया ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और इस हालत में उस लड़के की फोटो लेने लगी। अगर लड़का इसमें आनाकानी करता तो वो उसे और मारती, और वो ये बात जानता था। वैसे भी अगर जिया उस लड़के को नहीं रोकती तो वो न जाने आज क्या करता। ये तो तय था कि उस लड़के की मंशा ठीक नहीं थी। उसने सोचा कि उसके पास स्पोर्ट्स कार है और उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसलिए वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। जिया गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। आज उसने उस लड़के को सबक सिखाने का फैसला कर ही लिया था। इतना सब करने के बाद वो यही डिजर्व करता था। अगर जिया की जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करता। वो लड़का बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वो अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी सारी अकड़ निकल गई। जिया ने जल्दी जल्दी उसकी 2-3 फोटो क्लिक करी और उसे छोड़ दिया। जिया उसको वो सारी फोटो दिखाते हुए कहती है, मैं समझूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं था, पर अगर तुमने मुझसे बदला लेने की कोशिश की तो मैं ये सारी फोटोज वायरल कर दूंगी। उसने देखा कि सारी फोटोज में वो जमीन पर पड़ा हुआ है, साथ ही वो लगभग नंगा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसका चेहरा धूल से सना हुआ था। ये सब देखकर शर्म और बेइज्जती में उसका मुंह लटक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में अपना सर हिलाने लगा। इसके बाद जिया ने उसको एक आखिरी बार लात मारी और अपना फोन अपनी जेब में रखते हुए जिया कहती है, अब जब हमारे बीच सुलह हो गई है तो क्यों ना तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनकर मुझे पास के स्टेशन तक छोड़ दो। जिया को पता था कि ये अमीरजादे अपने खाली समय में क्या करते हैं। अपने महंगे घरों में ये लोग दिन रात शराब पीते हैं और अय्याशी करते हैं। हालांकि ये लोग सिर्फ एक ही बात से डरते हैं, और वो है कि कहीं कोई तमाशा ना हो जाए। अगर इनकी वजह से इनकी फैमिली की बेइज्जती हो गई तो इनको घर से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, और ऐसे लोगों के लिए पैसे के बिना जीना मौत से भी बदतर हो जाता है। यही वजह थी कि जिया ने उसके साथ ऐसा किया था। अब जब वो इतना गिर गया था तो जिया को कुछ तो करना ही था। तब तक उस लड़के ने अपने कपड़े पहन लिए थे, पर उसको देखकर लग रहा था कि उसको काफी दर्द हो रहा है। वो कराहते हुए जिया से कहता है, मुझे लग रहा है कि मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात से जिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना फोन दिखाते हुए उसको कहती है, अबे मुझे पता है तुझे कितनी लगी है, चल कार में बैठ जल्दी। वो लड़का अक्सर रात में ऐसे लड़कियों को तंग करता था, पर आज न सिर्फ वो बुरी तरह फेल हुआ था बल्कि उसकी पिटाई भी हो गई थी। इन सब से झुंझलाकर उसने सोचा कि क्या पता यहाँ पर कोई कैमरा लगाओ जिसमें बाद में वो उस लड़की का चेहरा देख सके। उसे पता था कि आज वो जिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर अगली बार वो उससे बदला लेकर रहेगा। पर जिया उससे एक कदम आगे ही सो रही थी। वो उसको धमकाते हुए कहती है, मुझे बेवकूफ बनाने की सोचना भी मत। इसके बाद जिया ने अपना मास्क निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। जिया ने जब देखा कि वो लड़का जानबूझकर धीरे चल रहा है तो वो गुस्से में उससे कहती है, अगर खुद की खैर चाहते हो
तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो, समझे? उसकी बात सुनकर वो लड़का सर झुकाकर उसके पीछे चल दिया। उसने कार में बैठकर स्टीयरिंग पकड़कर खुद को कोसते हुए सोचा कि उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। जब वो लोग स्टेशन पर आए तो जिया ने एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसे गाड़ी रोकने को कहा, और जैसे ही गाड़ी रुकी जिया तुरंत गाड़ी से उतरकर भीड़ में गायब हो गई। जिया के जाते ही उस लड़के ने अपना फोन निकाला। वो अपने दोस्तों को कॉल करके उस लड़की से बदला लेने की प्लानिंग करना चाहता था, पर जैसे ही वो नंबर डायल करने लगा वो तुरंत रुक गया। उसने सोचा कि जब उसके लोगों को पता लगेगा कि विक्की को एक लड़की ने इतनी बुरी तरह से पीटा है तो उसकी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। ये सब सोचकर उसने गुस्से में अपना फोन कार के बोनट पर पटक दिया। फिर अकेला जिया से ही बदला लेने का फैसला किया। जिया ने वहां से मेट्रो ले ली और सीधा अपने अपार्टमेंट पर आ गई। उसे पहुंचते पहुंचते लगभग 8:30 बज गए थे। हालांकि आभा घर पर नहीं थी, पर खाना तैयार था। उसने जल्दी से खाना खाया। इतना लंबा और इंटरेस्टिंग दिन था। इसके बाद उसको सिर्फ खाना ही दिख रहा था। उसी समय जय का भी फोन आया। जय जिया से पूछ रहा था कि तुम शाम को फ्री हो? जवाब में जिया कहती है, कल शायद मैं ओवर टाइम करूं, मैं अभी कुछ कह नहीं सकती। फोन कटने के बाद वो सीधा बाथरूम में घुस गई और शावर लेने लगी। जब तक वो अपने सारे काम फुर्सत से करती तब तक रात के 10 बज गए थे। जिया अपने ब्लैंकेट में घुस गई। वैसे तो वो थकी हुई थी, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की जितनी कोशिश करती, अगस्त का चेहरा उसके दिमाग में आ जाता। अगस्त के बारे में सोचते ही उसके दिमाग में उस नेकलेस का ख्याल आ गया। उसने अपने तकिए के नीचे से वेलवेट बॉक्स उठाया और उसमें से डायमंड का नेकलेस लवर्स हार्ट निकाल लिया। जैसे ही उसका अंगूठा उस डायमंड की चमचमाती सतह पर पड़ा, वो सोचने लगी, अगर ये डायमंड उसका होता तो शायद उसको इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, और अगर वो इसको बेच दे तो वो और उसकी माँ कई सालों तक आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। क्या पता उसके बाद वो दोनों कभी दुखी ना रहे। इतना सोचते ही उसके माथे पर शिकन आ गई। वो डायमंड अनमोल था और वो इसे बेचने का सोच भी नहीं सकती है। ये सब सोचती हुई जिया अपना फोन निकालती है और काफी देर तक अगस्त के नाम को देखती रहती है। वो उसे कॉल करने का सोचती है, पर उसके बाद वो अपना व्हाट्सएप खोलती है। उसे लगा कि कॉल करने से अच्छा है कि वो अगस्त को मैसेज कर दे, क्योंकि उससे फोन पर बात करने ख्याल मात्र से ही वो नर्वस हो गई थी। जब जिया ने अपना व्हाट्सएप खोला तो उसने देखा कि कितने सारे मैसेजेस पड़े हुए थे। उसमें से ज्यादातर तो उसके कॉलेज ग्रुप के थे। अपना मुंह बनाते हुए उसने सारे मैसेजेस को इग्नोर कर दिया और अगस्त की चैट खोलकर बैठ गई। उसने काफी सोचकर अगस्त को मैसेज किया, मिस्टर अगस्त। थोड़ी देर में ही उसका रिप्लाई आ गया, यस। जिया थोड़ा सोचकर उसको फिर से मैसेज करती है, आप कब फ्री है? मुझे आपको नेकलेस वापस करना है। इस बार अगस्त का कोई जवाब नहीं आया। जिया को लगा कि वो शायद सो गया होगा, और तभी उसका फोन बजा। जिया का दिल जोर से धड़कने लगा जैसे ही उसने देखा कि अगस्त का कॉल है। उसने सोचा कि नॉर्मल इंसान की तरह वो टेक्स्ट नहीं कर सकता था। वो कॉल रिसीव करते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त। उधर से अगस्त की आवाज आती है, तुम्हें वो नेकलेस पसंद नहीं है? जिया को अपने फोन के स्पीकर को कान पर जोर से दबाना पड़ रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से बहुत शोर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगस्त कहीं बाहर है। जिया कहती है, क्या? तभी अगस्त उधर से कहता है, तुम्हें नेकलेस पसंद नहीं है क्या? अगस्त की बात सुनकर जिया कहती है, ये बहुत महंगा है और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती है कि उधर से अगस्त फिर से कहता है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम उसे फेंक सकती हो। उसकी बात सुनकर जिया हैरान हो गई। उसने अगस्त से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। जिया ने सोचा कि इतना ज्यादा महंगा नेकलेस है और वो उसे फेंकने की बात कैसे कर सकता है? क्या वो पागल हो गया है? उसे क्या लगता है कि डायमंड पेड़ पर उगते हैं?
दोनों शांत थे। जिया कुछ कहना तो चाहती थी पर उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। अगस्त कहता है, और कुछ कहना है? जिया के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। अगस्त ने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। जिस तरह से वो बात कर रहा था, जिया को समझ आ गया था कि वो नाराज है। जिया ने अपना फोन साइड में रख दिया और सोचने लगी कि क्या अगस्त इसीलिए नाराज है कि उसने गिफ्ट रखने से मना कर दिया। ये सब सोचते हुए वो वापस लेट गई। विंडो से आ रही चांद की हल्की रोशनी में वो उस डायमंड को देखती रही। रात में वो और ज्यादा चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्ही सी परी उस डायमंड के अंदर बंद हो गई हो। कोई कैसे इस डायमंड को पसंद नहीं कर सकता था। अगर जिया के पास चॉइस होती तो वो सारी जिंदगी हिफाजत से उस डायमंड को अपने पास रखती। लेकिन अगस्त ने उसे इतना कीमती गिफ्ट आखिर दिया क्यों था? क्या बदले में उसे भी उससे कुछ चाहिए था? जिया के दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था। जिया उस डायमंड को फेंकने का सोच भी नहीं सकती थी। उसने सोचा कि अभी के लिए वो उसे रख लेगी, फिर मौका देखकर वो अधीर के हाथों नेकलेस को वापस भिजवा देगी। उसे अपना यह आइडिया अच्छा लगा। हालांकि अगस्त की एक कॉल ने उसकी नींद उड़ा दी थी, इसलिए उसने इंस्टाग्राम खोल लिया। वो लगभग आधे घंटे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रही और फिर सो गई। अगले दिन वो जैसे ही ऑफिस पहुंची, आभा उसके पास आ गई। आभा झूमते हुए और गाना गाते हुए उससे कहती है, जिया बता मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ नोटिस किया? जिया रुककर उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, नहीं, क्यों? तभी आभा उसकी टेबल पर झुकते हुए कहती है, तुम्हें मैं पहले से ज्यादा सुंदर नहीं लग रही या ज्यादा खुश? जिया सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं। जिया का जवाब सुनकर आभा मुंह बना लेती है। वो उसके पास बैठकर कहती है, तुम बहुत अजीब हो। पता है तुम्हें, कल शाम तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने पुराने दोस्त से मिली। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी फिल्म में काम करना चाहूंगी। मैंने तो तुरंत हाँ कर दी। 1-2 दिन के बाद मैं ऑडिशन देने जाऊंगी। ये सुनकर जिया उसकी टांग खींचते हुए कहती है, मतलब तुम अब सेलिब्रिटी बनने वाली हो? क्या आभा सचमुच में कोई ऑडिशन देने वाली थी? क्या वो लड़का जिया से बदला ले पाएगा? क्या अगस्त जिया से नाराज था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिया आभा से कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इस ऑफिस वाली जॉब के लिए नहीं बनी हो। जिया की बात सुनकर आभा का चेहरा खिल गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो अपनी खुशी कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं एक मॉडल की तरह शुरुआत कर सकती थी, पर वो कहता है कि मुझे एक्टिंग में ट्राई करवा सकता है। मैं पहले सपोर्टिंग रोल प्ले करूंगी और फिर सब ठीक रहा तो उसके बाद लीड रोल भी मिल जाएगा। जब जिया कुछ नहीं बोली तो आभा आगे कहती है, जिया तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम क्यों नहीं ट्राई करती? मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त तुम्हारे लिए भी मान जाएगा। तभी जिया ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं यार, मुझे इस लाइमलाइट से दूर ही रहना है। जिया की बात से आभा सहमत नहीं हुई। वो अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहती है, अरे आदत लग जाएगी यार। और तुम खुद को देखो, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? इन एक्ट्रेसेस को कितना ज्यादा पैसा मिलता है। मैं चाहे कितना भी ओवर टाइम कर लूं, पर अपनी सारी जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमा सकती। इतने सालों से अलग थलग रहकर जिया नहीं चाहती थी कि अब वो किसी से ज्यादा घुले मिले। इसलिए उसकी बात सुनकर जिया मुंह बनाते हुए कहती है, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ऊपर से मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। आभा ने जब ये सुना तो वो उदास होते हुए कहती है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगी। जिया ने आभा को वार्न करते हुए कहा, पर तुम्हें एक बार इसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आजकल कितनी सारी फेक कंपनीज हैं जो लड़कियों को एक्ट्रेस बनाने के नाम पर उनका फायदा उठाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे लोग बुरे होते हैं, पर फिर भी एक बार चेक कर लेने में क्या बुराई है? समझ गई? आभा इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वो जिया की बात ना समझे। वो उसकी बात से सहमत हो गई। वैसे भी उसने कितने सारे स्कैंडल सुने थे
कि कैसे जवान लड़कियों का फायदा उठाया जाता है। ये अच्छा था कि पहले सब कुछ पता कर लेना चाहिए। आभा मुस्कुराते हुए जिया से कहती है, यार हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और वो मेरा बचपन का दोस्त है। हालांकि अब हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, पर वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ना, तसल्ली के लिए मैं उसकी कंपनी के बारे में चेक करूंगी। ऑफिस में सब आने लगे थे, इसलिए आभा अपने डेस्क पर वापस चली गई। क्योंकि आज मंडे था, इसलिए अभिलाषा आज एक मीटिंग रखने वाली थी ताकि उन लोगों को नए प्रोजेक्ट्स और डील के बारे में जानकारी दे सके। 9:30 के आसपास अभिलाषा वहां आई। उसके साथ में उसकी सेक्रेटरी थी, जो हमेशा ही उसके साथ ही रहती थी। सेक्रेटरी ने ताली बजाकर सबको अभिलाषा के आने की खबर दी। सबने अपनी अभिलाषा को गुड मॉर्निंग कहा और वापस अपने काम में लग गए। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिलाषा के आने से वो कतई खुश नहीं थे। अभिलाषा हमेशा की तरह आज भी अकड़ में थी। वैसे तो उसे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर उसकी शिकायतें बहुत होती थी और अब तो ये भी सुनने में आया था कि वो इस मशहूर बिजनेसमैन की पोती है। शायद इसीलिए इतनी कम स्किल्स के बावजूद वो अब तक इस कंपनी में टिकी हुई थी। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो अगस्त के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए कोई उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो खुद की प्रेजेंस को जताने के लिए डिपार्टमेंट में बहुत उल्टे सीधे काम करती थी। अभिलाषा ने न सिर्फ जिया से पंगा लिया था, बल्कि उसने और भी कई लोगों का जीना हराम करके रखा था। वैसे तो एचआर डिपार्टमेंट में हर कोई अच्छी रिपोर्ट्स तैयार करता था, पर अभिलाषा को हर किसी के काम में कमी ही नजर आती थी। सच कहा जाए तो अभिलाषा इस जॉब के लिए अंडर क्वालिफाइड थी। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद अभिलाषा ने जिया को घूर कर देखा, पर जिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी टेबल से धूल साफ करते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि उसे फिर से उस पागल औरत से लड़ाई करनी पड़े। वैसे तो मंडे के लिए ढेर सारा काम लाइंड अप था, इसलिए जिया काफी बिजी रही। लंच के टाइम उसने सबके जाने का वेट किया और अपनी डेस्क से अपना फोन उठाया। उसने जब देखा कि आभा अभी भी बाहर जा रही है, तो जिया ने उसको रुकने का इशारा किया। उसके बाद उसने अधीर को कॉल लगाया। अधीर फोन उठाते ही कहता है, अरे जिया, तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जिया इधर से उससे कहती है, अधीर, ऑफिस में हो क्या? जिया की बात सुनकर अधीर चौंकते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? जिया एक सेकंड चुप रही। उसके बाद वो बहुत सीरियस होकर अधीर से कहती है, क्या तुम मेरी तरफ से मिस्टर अगस्त को कुछ हैंडओवर कर सकते हो? अधीर को कुछ समझ नहीं आया, तो वो उससे पूछता है, क्या? जिया को पता था कि अधीर से कुछ छुपाने का फायदा नहीं था, क्योंकि वो ही एक था जो उसकी मदद कर सकता था। इसके अलावा वो नहीं चाहती थी कि और ज्यादा गलत फहमी बढ़े, इसलिए जिया उससे कहती है, नेकलेस। नेकलेस की बात सुनकर अधीर बहुत एक्साइटेड होकर कहता है, वही नेकलेस जो अगस्त ने तुम्हें गिफ्ट किया था, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? जिया ने देखा कि आभा दरवाजे पर खड़ी उसका वेट कर रही थी, इसलिए वो जल्दी में अधीर को समझाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, पर वो बहुत कीमती है और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी अधीर कहता है, अच्छा तो ये बात है, पर मैं तो अगले हफ्ते ही आ पाऊंगा। वैसे भी ये तुम दोनों की आपस की बात है, तो मुझे लगता है कि तुम खुद उनको वापस करो। जिया को पता लग गया था कि अधीर उसकी मदद नहीं करेगा और वो उससे कहती है, मैंने उनको वापस करने को कहा था, पर मिस्टर अगस्त ने मुझे वो नेकलेस फेंकने के लिए कह दिया। इसके बाद जिया ने अधीर को बाय बोला और थोड़ा उदास होते हुए ऊपर छत की तरफ देखने लगी। उसने सोचा कि अब उसे यही काम करना पड़ेगा। इधर आभा अपना पेट पकड़ते हुए जिया की तरफ देखते हुए कहती है, जल्दी आ जा यार, वरना हमारे लिए खाना बचेगा नहीं। वैसे तो रोज वो दोनों टिफिन लेकर आया करते थे, लेकिन आज ऑफिस में सबके लिए खाना बना था। जिया ने अपने बैग को लॉकर में रखा और अपना फोन उठाते हुए वो कहती है, बस आ गई। जिया के आते ही आभा उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है, तुम अधीर से क्या बात कर रही थी? जिया अपना मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई। वो आभा से कहती है,
अब तुझे भूख नहीं लगी? जल्दी चल। जिया का जवाब सुनकर आभा उसके पीछे भागते हुए कहती है, कमीनी, मुझसे तो मत ही छुपा। दोनों लड़कियां हंसते हुए लिफ्ट में घुस गई। उन्हें पता नहीं था कि उनके जाते ही अभिलाषा के कैबिन का गेट खुलेगा। जब उसने देखा कि वो दोनों चली गई हैं, तो अभिलाषा अपने कैबिन से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इस वक्त चंचला भी अभिलाषा के साथ आई थी। उसने ढेर सारा मेकअप लगा रखा था। वो जिया और आभा को जाते हुए देख रही थी और वो अभिलाषा से कहती है, तुम इसी लड़की की बात कर रही थी ना? अभिलाषा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसने जब देखा कि लिफ्ट चली गई है, तो वो चंचला से कहती है, तुमने भी सुना ना, वो अधीर से बात कर रही थी। शायद वो अगस्त को कुछ देने के बारे में बात कर रही थी। तभी चंचला कुछ याद करते हुए कहती है, उसने तो फोन पे ये भी कहा था कि वो चीज बहुत ज्यादा महंगी है और वो उसे नहीं ले सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर अगस्त उसको कोई महंगी चीज गिफ्ट कर सकते हैं? चंचला की बात सुनकर अभिलाषा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। ये देखकर चंचला चुप हो गई। अभिलाषा चंचला को जिया के डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जाओ देख कर आओ, वो क्या चीज है। वो दोनों जैसे ही जिया के डेस्क पर पहुंचे, तब चंचला ने उसका ड्रॉर खोलने की कोशिश की, मगर वो खुल नहीं पाया। चंचला अभिलाषा की तरफ देखकर कहती है, ये तो लॉक्ड है। उसकी बात सुनकर अभिलाषा गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, और भी तरीके होते हैं लॉक खोलने के, मुझे देखना कि आखिर वो क्या चीज है, लॉक तोड़ दो। वैसे तो चंचला अभिलाषा की चमची थी, पर वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। उसे पता था कि पूरे डिपार्टमेंट में कैमरास लगे हुए हैं और वो लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए वो अभिलाषा को समझाते हुए कहती है, ये तो इलीगल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभिलाषा के दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके एक इशारे पर दिल्ली के पूरे बिजनेस के रूल्स बदल सकते थे। तो इस वजह से सारी कंपनी उसकी मुट्ठी में थी। वो जानती थी कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वो चंचला को आंखें दिखाते हुए कहती है, किस बात का डर है तुम्हें? अगर कुछ भी हुआ तो मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? और आजकल इस जिया की वजह से ना अगस्त मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। मुझे जानना है कि अगस्त ने आखिर इसे ऐसा क्या दिया है। रस्तोगी एंटरप्राइजेस एक अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी थी, इसलिए यहाँ के ज्यादातर ड्रॉर्स अच्छी तरह से बनाए गए थे और उन्हें तोड़ पाना आसान नहीं था। फिर भी चंचला ने बहुत कोशिश की, पर वो उस ड्रॉर का लॉक तोड़ नहीं पाई। थक हार कर वो अभिलाषा की तरफ देखकर कहती है, मुझसे ये सच में नहीं खुल रहा। ये सुनकर अभिलाषा उसे धक्का देकर वहां से हटाते हुए कहती है, तुम इतनी यूजलेस क्यों हो? अभिलाषा ने पूरी ताकत के साथ उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश की, मगर जब उसका लॉक नहीं टूटा तो वो गुस्से में उस लॉक पर लात मारने लगी। लेकिन लॉक तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब करते हुए लगभग 20 मिनट बीत गए, पर अब तक उन्हें पता नहीं चला था कि उसके अंदर क्या था। जब काफी देर हो गई, तब चंचला अभिलाषा को समझाते हुए कहती है, अभिलाषा बस करो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चंचला की फैमिली उतनी अमीर नहीं थी, पर वो हमेशा से ही शानदार जिंदगी जीना चाहती थी और इसलिए वो जब से अभिलाषा इस कंपनी में आई थी, तब से हमेशा अभिलाषा के साथ रहती थी और अभिलाषा की बची हुई चीजों को इस्तेमाल भी करती थी। शायद इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अभिलाषा किसी मुसीबत में फंसे। अभिलाषा ने घड़ी की तरफ देखा। उसे पता था कि अब सारे लोग वापस आने वाले हैं और जब लोग उसे लॉक तोड़ते हुए देखेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि उसके दादाजी दिल्ली के बिजनेस के नियम बदल सकते हैं, मगर वो भी शायद उसको इस बेइज्जती से बचा नहीं पाएंगे। ये सब सोचकर वो वहां से हट गई। उन दोनों के वहां से निकलते ही चंचला ने पूरे डिपार्टमेंट में नजर दौड़ाई और कहा, अभिलाषा, ये फ्लोर तो बहुत सही है, मुझे भी यहाँ बैठना है। चंचला ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर काम करा करती थी, लेकिन बाकी लोगों को सेकंड फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए वो सभी की डेस्क की तरफ गौर से देख रही थी। उसकी बात सुनकर अभिलाषा आंखें घुमाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, कल से तुम यहाँ शिफ्ट हो जाना, मैं तुम्हारे लिए बात करती हूँ। आधे घंटे बाद जिया और आभा लंच करके वापस आते हैं, पर अपनी डेस्क की हालत देखकर उनको शक होता है कि जरूर किसी ने उनकी डेस्क पर कुछ छेड़खानी की थी। हालांकि जिया का ड्रॉर अभी भी लॉक था
पर उसकी चेयर गिरी हुई थी और उस पर रखी हर चीज नीचे फ्लोर पर बिखरी पड़ी थी। क्या जिया को सच्चाई का पता चल पाएगा? आखिर अभिलाषा जिया के बारे में क्या जानना चाहती थी? चंचला कब तक? आभा को जब याद आया कि उस ड्रॉर में जिया ने वो वाला नेकलेस रखा है, तो वो डरते हुए कहती है, ओह माय गॉड, जिया चेक तो कर ले, कहीं कुछ गायब तो नहीं हुआ। इसके बाद आभा वहां बिखरी पड़ी हर चीज को समेटने लगी। ये सब देखकर एक बात तो तय थी कि कोई वहां कुछ ढूंढने आया था, और ये भी पक्का था कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वो डायमंड नेकलेस ही था। जब बाकी लोगों ने आभा की बात सुनी तो वो लोग वहां इकट्ठे हो गए। सब लोग उसके क्यूबिकल में झांक कर हालात का जायजा ले रहे थे। हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा था, क्या हुआ, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ? उन सब की बात सुनकर आभा जिया के टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि कुछ चोरी हुआ है या नहीं, पर उसकी टेबल देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ले जाने आया हो। ये कहते कहते आभा ने ड्रॉर के लॉक पर देखा कि वहां पर हाथों के निशान थे। वो थोड़ा सा नीचे झुककर उसे बारीकी से देखने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वो शेरलॉक होम्स की फीमेल वर्जन हो। तब तक आभा कुछ नोटिस करते हुए कहती है, देखो ये हील्स के निशान है, पक्का वो चोर कोई लड़की है। आभा यहाँ पर काफी सालों से काम कर रही थी और वो अपने अनुभव से कह सकती है कि आज तक इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो चिंता में जिया से कहती है, जिया अपना पर्स चेक करो, अगर कुछ भी मिसिंग है तो रिपोर्ट कर दो। जिया ने अपना ड्रॉर खोला और अपना बैग बाहर निकाला। हालांकि वहां पर इतने सारे लोग थे तो वो सारी चीजें बाहर निकालकर चेक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वो बैग में सब कुछ चेक कर रही हो। जब सब लोग इधर उधर देखने लगे तो उसने धीरे से बैग में अपना हाथ डाला और उस बॉक्स को टटोलने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियां उस वेलवेट बॉक्स से टकराई, उसने आभा की तरफ इशारा किया कि नेकलेस सुरक्षित है। उसका इशारा देखकर आभा की जान में जान आई। तब तक उस भीड़ में से कोई आगे बढ़ते हुए जिया से कहता है, अच्छा कुछ गायब तो नहीं है? जिया कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक अभिलाषा उस तरफ बढ़ आई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा भाव था। उसके आते ही सारे लोग शांत हो गए। उसने सबको घूर कर देखते हुए कहा, अभी लंच ब्रेक खत्म नहीं हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभिलाषा की बात सुनकर सब इधर उधर देखने लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो उसे पसंद नहीं करते थे या फिर उससे डरते थे। तभी एक लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है, मैनेजर अभिलाषा, किसी ने जिया का लॉक तोड़ने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर अभिलाषा के चेहरे पर बहुत अजीब से भाव बिखर गए थे और वो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब किसी ने चोरी करने की कोशिश की? तुम अपना बैग चेक कर लो, कहीं कुछ गायब तो नहीं हुआ? ये सुनकर जिया कहती है, नहीं कुछ भी गायब नहीं हुआ। तभी अचानक से अभिलाषा जिया के बैग को पकड़ते हुए कहती है, एक बार अच्छे से चेक क्यों नहीं कर लेती? अगर कुछ भी गायब हुआ होगा तो हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, खासकर अगर कोई महंगी चीज गायब हुई हो तो। तभी अभिलाषा के हाथ से अपना बैग छीनते हुए जिया कहती है, मैंने कहा ना कुछ भी गायब नहीं हुआ है, मैं नहीं चाहती कि आप चिंता करें। ये कहते हुए जिया ने अभिलाषा की तरफ ऐसे देखा जैसे वो जताना चाह रही हो कि ये सब किया धरा अभिलाषा का ही है। बस जिया बाकी खड़े लोगों की वजह से कुछ नहीं कह रही थी। पर जिया की बात सुनकर अभिलाषा खुद की गलती पर पर्दा डालते हुए अपनी आंखें नीचे करके कहती है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे तुम पर्स में छुपाने की कोशिश कर रही हो? अभिलाषा के चेहरे की खूबसूरती उसके कपट के नीचे कहीं छुप गई थी। जिस तरह से वो बात कर रही थी वो एक औरत नहीं बल्कि कोई शैतान लग रही थी। वो आंखें दिखाते हुए जिया से कहती है, अपने मैनेजर से ऐसे बात करती हो? इस पर जिया निडर होकर कहती है, ये मेरा बैग है और मैं जो चाहे करूं, आप इतना नर्वस क्यों हैं? क्या आपको इस सब के बारे में कोई जानकारी है? अभिलाषा इस बात के लिए तैयार नहीं थी और वो तेज आवाज में कहती है, मुझे कैसे पता होगा? अब जिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो गुस्से में अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आपको पता नहीं है तो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जानती है, तो आपका क्या ख्याल है,
मेरे पर्स में ऐसा क्या हो सकता है जिसे मैं छुपाने की कोशिश करूंगी? जिया को पता था कि उसकी डेस्क पर ये सब होना महज एक हादसा नहीं था। ये तो तय था कि कोई उसका लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां पर सिर्फ उसके डेस्क की ही ऐसी हालत थी। और इसके अलावा जिस तरह से अभिलाषा उसका बैग छीनने की कोशिश कर रही थी, ये भी पक्का था कि वो नेकलेस के बारे में जानना चाहती थी। अभिलाषा, अगर वो सच में इतने बड़े बिजनेसमैन की पोती है, तो उसकी जान पहचान शहर के कई बड़े लोगों से होगी। और धीरे धीरे ही सही, पर अगस्त से जो जिया को नेकलेस दिए जाने की खबर है, वो तो उस तक पहुंच ही गई होगी। और जिया जानती थी कि अभिलाषा ये सुनकर चुप नहीं बैठने वाली है। हालांकि अब तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं था कि अभिलाषा को इस बात की जानकारी है भी या नहीं। जिया ये सब सोच ही रही थी कि इतने में ही आभा अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहती है, जिया क्यों ना हम लोग कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करवा ले, उसमें पता चले जाएगा आखिर ये सब किसने किया है। जिया को आभा की बात ठीक लगी और वो कहती है कि ठीक रहेगा, वैसे भी अगर कोई आज ये सब करने की हिम्मत कर सकता है तो वो आगे भी ऐसा करेगा, इसलिए हम लोगों को पता तो चले कि आखिर वो है कौन। इतना कहने के बाद वहां मौजूद एक लड़की अपने साथ वालों की तरफ मुड़कर कहती है, आप लोग प्लीज अपने अपने सामान के साथ सतर्क रहे, बाद में सॉरी फील करने से अच्छा पहले ही ख्याल रखे। उसकी बात सुनकर आभा और जिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और जिया कहती है, आभा ठीक कह रही है, शायद हम लोगों को कंट्रोल रूम में जाकर चेक करना चाहिए कि चोर कौन है। जिया की बात सुनकर आभा उससे सहमत होते हुए कहती है, बिल्कुल, और एक बार उसके बारे में पता लगते ही हम लोग मिस्टर अगस्त को रिपोर्ट करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि इंटरनेट पर भी ये सब डाल देना चाहिए। जिया और आभा दोनों ने ये बात नोटिस करी कि अगस्त का नाम सुनकर अभिलाषा थोड़ा सहम गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। जैसे ही वहां का माहौल थोड़ा शांत हुआ, लोग अपनी अपनी सीट पर जाने लगे। अब जिया के डेस्क पर सिर्फ अभिलाषा ही बची थी। जिया को उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं इस सब में उसका ही हाथ था, वरना वो इतनी घबराई हुई नहीं नजर आती। जब उसने देखा कि वो अब तक नहीं गई, तो जिया अभिलाषा से कहती है, अभिलाषा, आपको कुछ चाहिए क्या? अभिलाषा को जिया की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसके क्यूबिकल से निकलने से पहले एक आखिरी बार जिया को घूरती है। जाते जाते उसकी 6 इंच की हील्स की आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। हालांकि ये बात साफ थी कि इतना तमाशा करके भी वो जिया को बेवकूफ नहीं बना सकती थी। थोड़ी ही देर बीती थी कि तब तक आभा भागते हुए जिया के पास आकर उसके कान में कहती है, जिया, वो कमीनी अभिलाषा अभी अभी बाहर निकली है। मैंने जब ये देखने की कोशिश करी कि वो कहाँ जा रही है, मुझे पता चला कि वो 3rd फ्लोर पर जा रही थी। जो भी इस कंपनी में काम करता था, उसे पता था कि 3rd फ्लोर पर कंट्रोल रूम है। वहां पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं रहते थे, बल्कि मॉनिटरिंग रूम भी था, जहां पर कैमरा की रिकॉर्डिंग्स रखते हैं। जिया ने एक बार फिर से ड्रॉर को देखा और अपना फोन उठाते हुए वो आभा से कहती है, चलो हम लोग भी चलते हैं। जब तक वो लोग फाइनली 3rd फ्लोर तक पहुंचे, लिफ्ट से निकलते ही उन लोगों ने देखा कि सामने अभिलाषा खड़ी थी। जब उसने जिया को देखा तो उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस थी। अभिलाषा को देखकर आभा उसको चिढ़ाते हुए कहती है, व्हाट अ सरप्राइज, आप भी ये देखने आई है कि जिया का लॉक किसने तोड़ने की कोशिश की? आभा की बात सुनकर वो खुद को संभालती है और उसको ताना मारते हुए कहती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज सुबह से मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा, मैं वही देखने आई थी कि मेरे अलावा और कौन मेरी कैबिन में आया था। तभी जिया मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या तुम्हें अपना नेकलेस मिला? जिया की बात सुनकर वो बड़बड़ाते हुए वहां से निकलकर सीधा लिफ्ट में घुस गई। जैसे ही वो वहां से चली गई, आभा जिया की तरफ सवालिया नजर से देखते हुए कहती है, ये औरत इतनी कमीनी है यार, मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर अगस्त को इस लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि इसने उन पर कुछ जादू टोना किया होगा? जिया उन दोनों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो आभा को खींचते हुए कहती है, चलो चलकर देखते हैं। हालांकि जैसा उसको लग रहा था, गार्ड ने उसको बताया कि अभिलाषा ने वो वाली फुटेज अपने यूएसबी में ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दी है। अब तो उन दोनों के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। गार्ड ने माफी मांगी
पर जिया को पता था कि ये उसकी गलती नहीं है। आखिरकार इतनी छोटी पोस्ट पर होते हुए वो अभिलाषा से पंगे तो नहीं ले सकता था। वापस आते वक्त आभा लिफ्ट पर पैर पटकते हुए जिया से कहती है, अब आगे का क्या प्लान है? ये सुनकर जिया अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर वो सच में इतने बड़े बिजनेसमैन की पोती है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी मेरी कोई चीज खोई तो है नहीं, साथ ही साथ सारे सबूत भी उसके हाथ में है। तभी आभा थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, तो क्या हम सब भूल जाए अब? जिया कुछ सोचती है और अपना होठ चबाते हुए कहती है, उसने भी तो कहा था कि उसका नेकलेस खो गया है। अब देखते हैं वो आगे क्या करती है। फिलहाल तो अभी हम लोगों को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। जब वो लोग वापस अपने डिपार्टमेंट में आए तो वहां सब लोगों ने उन दोनों को घेर लिया। सब उनसे पूछ रहे थे कि क्या कुछ पता चला। जिया तो कुछ नहीं बोली, पर आभा उन सबसे कहती है, अगर मैनेजर अभिलाषा ने फुटेज डिलीट नहीं की होती ना तो आज पता चल जाता कि चोर कौन था। आभा की बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। हालांकि हर किसी को पता था कि लॉक तोड़ने की कोशिश किसने की थी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात आगे बढ़ा सके। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई और अभिलाषा ने भी कोई चालाकी नहीं की। वो जब भी उधर से निकलती तो जिया को घूरती थी। हालांकि इस चुप्पी से जिया को होने वाले ड्रामे का अंदेशा तो था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। साथ ही जिया जानती थी कि ये आखिरी बार नहीं था। अभिलाषा उन लोगों से पंगे ले रही थी। इस समय जिया सिर्फ बैठकर इंतजार ही कर सकती थी। अभिलाषा का अगला कदम क्या होगा? क्या जिया के नेकलेस के बारे में अभिलाषा को पता चल पाएगा? क्या जिया वो नेकलेस अगस्त को वापस लौटा पाएगी? अब ऑफिस में जिया को हर दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में रहा करती थी। वो एक काम खत्म करती, इससे पहले ही अभिलाषा उसे दूसरा काम देती। फिर भी जिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जिया अपने घर पर बिल सबमिट करने, पेपर वर्क करने और अपनी माँ का अकाउंट संभालने का काम करती थी, इसलिए ये काम उसके लिए इतना बड़ा नहीं था। जितने भी टास्क अभिलाषा उसे दे रही थी वो उन्हें पूरी शिद्दत से निभा रही थी। ज्वाइनिंग से पहले इंटरव्यू के दिन कबीर ने जिया को समझा दिया था कि इस ऑफिस में एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए तुम्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जिया को इस तरह अभिलाषा का बार बार काम बढ़ाना भारी नहीं पड़ रहा था। पर इन 3-4 दिनों में जिया एक बार भी अपनी माँ और जय का फोन नहीं उठा पाई। जय ने कई बार जिया को बाहर घूमने या लंच करने के लिए इनवाइट करने का प्लान बनाया था, पर जिया की तरफ से कोई जवाब ना मिलने के कारण उसके सारे प्लान्स फेल होते जा रहे थे। दूसरी तरफ कल रात जिया की नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर भी वो आज ऑफिस जल्दी आ गई क्योंकि उसे अभिलाषा ने एक नई डिलीवरी तैयार करने के लिए कहा था। सुबह के 11 बज रहे थे। सब लोग ऑफिस में अपना अपना काम कर रहे थे। तभी गार्ड फ्लोर पर आकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या यहाँ कोई जिया नाम की लड़की काम करती है? उसके लिए कुछ पार्सल आया है। गार्ड की आवाज सुनते ही सभी एम्प्लॉइज का ध्यान उसकी तरफ चला गया। तभी जिया अपनी कुर्सी से उठकर गार्ड को जवाब देते हुए कहती है, मेरा नाम जिया है, बताओ मेरे लिए क्या आया? हालांकि जिया खुद भी हैरान थी कि आखिर किसने और क्या उसके लिए भेजा होगा, लेकिन चंचला उससे भी ज्यादा उत्सुक नजर आ रही थी। तभी गार्ड जिया से कहता है, मैं फ्लोर पर भिजवा देता हूँ। इतना कहकर गार्ड वहां से चला गया। जिया अपनी कुर्सी पर बैठ गई और चंचला अपनी सीट से उठकर दरवाजे के पास खड़ी होकर देखने लगी। आखिर जिया ने किसके लिए और क्या भेजा है? वर्क स्पेस दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो चुका था, इसलिए जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, चंचला देखकर हैरान हो गई। एक बहुत बड़ा गुलाबों का गुलदस्ता एक आदमी अपने हाथ में उठाकर फ्लोर की तरफ लेकर आ रहा था। ये देखकर चंचला जिया के पास आकर कहती है, तुम्हारे किसी प्रेमी ने तुम्हारे ये फूल भिजवाए हैं। इतना कहकर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। जिया ने जब देखा कि वो गुलदस्ता बहुत प्यारा लग रहा है तो उसने डिलीवरी बॉय से गुलदस्ता लेते हुए अपनी टेबल पर रख दिया। जैसे ही उसने कार्ड पर नाम पढ़ा, वो समझ गई कि ये फूल जय ने भिजवाए हैं। तभी जिया अपना फोन उठाकर
जय को फोन करती है, पर उसके ही फोन की घंटी बजने लगती है। ये जय का ही कॉल था। फोन उठाते ही जय जिया से कहता है, मैं तुम्हारे ऑफिस के रिसेप्शन एरिया पर खड़ा हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम चलकर साथ में लंच कर सकते हैं? जय का फोन रखते ही जिया ने आभा की तरफ इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और उसे कहने लगी, जय ऑफिस में आ चुका है और वो मेरे साथ लंच करना चाहता है, क्या मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ? आभा कहती है, अगर तू उससे मिलने गई तो मैं भी तेरे साथ आऊंगी, बस पहले कबीर से पूछने दे। इत्तेफाक से कबीर तब फ्लोर पर ही था। आभा जिया को लेकर उसके पास जाते हुए कहती है, कबीर, जिया का बॉयफ्रेंड नीचे रिसेप्शन पर खड़ा है, क्या हम उसे ऊपर बुला सकते हैं? कबीर कहता है, जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है? कबीर के हाँ कहते ही जिया एक कदम पीछे लेकर फिर कबीर से पूछती है, कबीर, अभिलाषा ने मुझे बहुत सारा काम दिया है, अगर वो आकर देखे तो प्लीज संभाल लेना। कबीर हाँ में सर हिलाता है। उस वक्त चंचला छुप छुप कर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ भी साफ नहीं सुनाई दिया। आगे बढ़ते हुए जिया आभा से कहती है, जय मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर तूने कबीर से क्यों कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आया है? आभा कहती है, तो क्या कहती, भाई आया है, उसने इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता भेजा और तूने बड़े प्यार से उसे एक्सेप्ट भी किया, इसका मतलब कैसे समझाएगी ऑफिस वालों को? जिया आभा के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने टेबल से फोन उठाया और जय को फोन लगाते हुए ऊपर आने के लिए कहा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो दोनों जय का इंतजार कर रहे थे। लिफ्ट से बाहर आते ही जिया जय से कहती है, जय, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड आभा, और आभा ये है जय। आभा और जय एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी जय आभा और जिया से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या खाना पसंद करोगे, और साथ ही ऑफिस में खाना है या बाहर जाना है? जिया के जवाब देने से पहले आभा कहती है, मुझे चाइनीज खाना है और ऑफिस में चाइनीज नहीं मिलता, इसलिए हम पास वाले रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ये सुनते ही जिया आभा को आंखें दिखाने लगती है। हालांकि जय ने एक इंग्लिश जेंटलमैन की तरह उन दोनों से बाहर चलने के लिए पूछा था। जैसे ही तीनों रेस्टोरेंट में पहुंचे, तभी आभा जिया के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, हालांकि ये बहुत हैंडसम है, लेकिन अगस्त को कंप्लीट नहीं कर सकता है। वैसे जिस तरह से अगस्त ने तुम्हें इतना महंगा डायमंड का नेकलेस दिया, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। मेरे हिसाब से तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर तुमने अगस्त की जगह पर इसे चुना तो तुम सचमुच एक बेवकूफ लड़की कहलाओगी। जिया को आभा की बात पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आभा से कहती है, क्या ये सब बातें करना जरूरी है? इतने में जय खाने की ट्रे लेकर वापस आ गया। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसने जिया और आभा की बातों को नहीं सुना होगा, पर उन दोनों के चेहरे पर जो भाव थे उन्हें बस साफ साफ वो देख सकता था। तभी आभा जिया से कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बारे में रूम में जाके बात करेंगे। हालांकि जिया इस पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी अभिलाषा जिया के ऊपर बार बार दबाव डाल रही थी। जैसे ही जिया की नजर खाने की प्लेट पर गई, उसने देखा कि जय ने सिर्फ चाइनीज ही ऑर्डर किया था। जिया बचपन से अपने दोस्तों के साथ चाइनीज कॉर्नर से चाइनीज फूड खा खा कर बोर हो गई थी, लेकिन वो जय को और परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी जय ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला तो वो बहुत जोर से चिल्ला उठा, ओ माय गॉड, कितना तीखा है। जय की आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। ये देखकर आभा और जिया को हंसी आने लगी। तभी उन दोनों ने अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की कोशिश की और आभा जय से कहती है, क्या आज तक तुमने चाइनीज नहीं खाया? जय कहता है, ये चाइनीज सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है, चाइना में कोई ऐसा चाइनीज नहीं बनाता। हालांकि वो सिसकियां ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक जोक मार ही दिया, जिस पर जिया और आभा हंसने लगे। तभी जय ने अपने लिए एक ग्लास जूस ऑर्डर किया और उससे ही अपना काम चलाया। लंच टाइम खत्म हो गया था, इसलिए तीनों फिर से रस्तोगी एंटरप्राइज की बिल्डिंग की तरफ आ गए। जिया और आभा को गुड बाय कहने से पहले जय जिया से कहता है, क्या तुम आज शाम को जल्दी फ्री हो पाओगी? जिया को पता था कि अभिलाषा उसे 9 बजे से पहले ऑफिस से निकलने नहीं देगी। वो ऐसा जिया के साथ ही नहीं बल्कि सभी स्टाफ वालों के साथ कर रही थी। हालांकि वो जिया को ज्यादा काम दिया करती थी, इसलिए जिया माफी मांगते हुए जय से कहती है, मुझे माफ करना,
मुझे नहीं लगता कि मैं समय पर ऑफिस से छूट पाऊंगी। जय ने जिया से कोई शिकायत नहीं की और दोनों को गुड बाय कहकर वहां से चला गया। उसकी जाते ही आभा जिया से कहती है, क्या तुमने मिस्टर अगस्त के बारे में सोचा? तुम क्या फैसला लोगी? ये सुनते ही जिया आभा की तरफ मुड़कर एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं वो नेकलेस जल्द से जल्द मिस्टर अगस्त को लौटा दूंगी। इससे ज्यादा ना तो मिस्टर अगस्त और ना ही वो नेकलेस मेरे लिए कोई मायने रखता है। जिया का गुस्सा देखने के बाद भी आभा पर कोई असर नहीं पड़ा। लिफ्ट के अंदर जाते जाते आभा फिर से जिया से पूछती है, अच्छा उस दिन के किसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तुम एक बार सुन लोगी ना तो फिर कभी किसी और लड़के की तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखोगी। जिया आभा की बात का जवाब दिए बिना ही गुस्से में लिफ्ट से बाहर आ गई। जैसे ही वो फ्लोर के अंदर आई, उसने देखा कि उसकी टेबल पर रखी हुई सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर जमी हुई हैं। फाइल्स एक लाइन में है, सारे पेन को पेन बॉक्स में डाल दिया गया है। साथ ही जिया की डेस्क की दिशा भी कुछ बदली बदली नजर आ रही है। फ्लोर पर उस वक्त कोई नहीं था, सब लोग लंच करने गए थे। तभी जिया की नजर उस लड़की पर पड़ी जो सभी के डेस्क को सीधा करने में लगी हुई थी। जैसे ही जिया उसके पास गई तो उसने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चंचला है। तब तक कबीर भी अपना लंच खत्म करके फ्लोर पर आ चुका था। जिया जैसे ही चंचला से ये पूछती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इससे पहले कबीर जिया से कहता है, चंचला आज के बाद अभिलाषा के लिए काम करेगी और उसका काम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के साथ साथ सबकी सिटिंग पोजीशन और ऑफिस प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना भी है और अभिलाषा को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी। चंचला की अटपटी सी जॉब प्रोफाइल के बारे में सुनकर जिया हैरान हो गई। तभी जिया और आभा सोच रहे थे कि क्या इतने दिन से अभिलाषा शांत इसीलिए थी ताकि वो ये प्लान कर सके कि उन सबके सर पर किसे बिठाकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। आज उसने अपना काम कर दिया था ताकि वो सभी स्टाफ मेंबर्स को पहले से ज्यादा परेशान कर पाए। अगले दिन शुक्रवार था, वीकेंड पास में ही था, लेकिन फिर भी अभिलाषा ने सभी स्टाफ मेंबर्स को इतना काम दे दिया था कि वो 9 बजे तक भी फ्री ना हो पाए। इसी बीच जय ने जिया को डिनर के लिए इनवाइट किया था। हालांकि जिया ने एक्स्ट्रा वर्क मिलने के बाद जय को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जय गुड़गांव से ड्राइव करके नोएडा की तरफ आ चुका था और वो रस्तोगी एंटरप्राइजेस के बाहर जिया का इंतजार कर रहा था। जिया काम खत्म करके जैसे ही बाहर निकली, जय को वहां खड़ा देखकर हैरान हो गई। तभी जय ने जिया के लिए कार का दरवाजा खोला और वो दोनों राजीव चौक की तरफ आ गए। राजीव चौक में स्ट्रीट पर घूमते घूमते जिया की नजर एक नेकलेस पर पड़ी। वो नेकलेस लवर्स हार्ट की तरह नजर आ रहा था, पर उस पर लगे हुए डायमंड्स बहुत छोटे थे। जैसा ही जिया ने शोरूम के अंदर जाकर उस नेकलेस का प्राइस देखा तो उसके होश उड़ गए। उसमें इतने जीरोस लगे थे कि जिया अपने सारे ऑर्गन्स बेचकर भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती थी। जिया बस यही सोच रही थी कि अगर इतने छोटे डायमंड वाले नेकलेस की कीमत इतनी ज्यादा है तो लवर्स हार्ट की कीमत कितनी होगी। एक पल के लिए जिया की सांसें रुक गई। तभी जिया के कानों में एक आवाज आई, क्या तुम्हें वो नेकलेस पसंद नहीं है? जिया जैसे ही मुड़ी तो पता चला कि ये अगस्त की आवाज थी। क्या अगस्त जिया का पीछा कर रहा था? क्या जिया जय के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी? क्या अभिलाषा को लवर्स हार्ट के बारे में जानकारी थी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगस्त एंट्री गेट के पास खड़ा था और जिया की तरफ देख रहा था। जब से जिया ने अगस्त से कहा था कि वो उसका हार लौटा देगी, तब से उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी और आज अचानक वो ऐसी जगह पर मिले थे जहां वो एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते थे। हालांकि जिया ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके दिल में भी अगस्त के लिए प्यार है, पर जब भी वो दोनों बात करते थे, देखने वालों को यही लगता था जैसे वो सालों से एक दूसरे को प्यार करते आ रहे हो। कुछ देर के लिए पूरे शोरूम में शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की सारी चीजें रुक गई हैं। जिया और अगस्त एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सालों से बिछड़े हुए प्रेमियों ने एक दूसरे को देखा हो। जैसे ही अगस्त कदम बढ़ाते हुए
जिया की तरफ आता है, बगी तभी एक काल आवाज की अगस्त के बगी कानों में आई। जिया, यहाँ अंदर पास में एक काफी फेमस रेस्टोरेंट है, अगर तुम कहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। वैसे तुम इस शोरूम में क्यों आई? क्या तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है? ये आवाज जय की थी, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे जिया किसी खूबसूरत सपने को देख रही थी जो अचानक टूट गया था। अगस्त ने अपने कदम वापस लिए और पीठ फेर कर खड़ा हो गया। साथ ही उसने जय को पहचान लिया था, पर अगस्त ये सोच रहा था कि जिया अपने ब्लाइंड डेट के साथ यहाँ क्या कर रही है। जब वो लोग डिनर के लिए आए थे, तब तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जिया अगस्त का दिया हुआ गिफ्ट लौटाना चाहती थी। बार बार अगस्त को भी यही लग रहा था कि वो शायद अपनी जिंदगी में जय के साथ आगे बढ़ना चाहती है, पर वो उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा था। इसलिए अगस्त ने जिया की जिंदगी से दूर जाने का फैसला किया और वो फौरन वहां से चला गया। उस वक्त जिया को बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि उसने कभी अगस्त से कुछ नहीं मांगा, ना ही उसने कभी ये कहा कि वो उसे पसंद करती है। फिर भी उसे अगस्त का इस तरह चले जाना क्यों बुरा लग रहा है? दूसरी तरफ देखें तो जय जिया को पाकर बहुत खुश था। अब उसे खुद की तसल्ली के लिए और कुछ नहीं चाहिए था, और वो अपना हर दिन जिया के साथ बिताना चाहता था। जैसे ही अगस्त की कार वहां से निकली, जिया की आंखों के सामने अभिलाषा का चेहरा घूमने लगा। वो सोच रही थी कि अगस्त इतनी बड़ी पार्टी में उसे अपने साथ लेकर गया था, और उसने पूरे दिन भर जिया का हाथ ऐसे पकड़ा था जैसे जिया उसकी गर्लफ्रेंड हो। और वहां मौजूद सभी लोगों ने जिया के गले में लवर्स हार्ट नेकलेस देखा था। फिर भी अभिलाषा ने ऑफिस जाने के बाद जिया से इस बारे में कोई बात नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभिलाषा को ये पता ही ना चला हो कि जिया उस पार्टी में गई थी और उसने इतना बेशकीमती नेकलेस पहना था? या फिर अभिलाषा कुछ और प्लान कर रही है जिस वजह से वो अभी शांत बैठी है? जिया ये सोच ही रही थी कि जय पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ लगाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम फिर से किसी सोच में पड़ गई हो? सब ठीक तो है ना? जिया हाँ में सर हिलाती है और फिर दोनों उस शोरूम से बाहर चले जाते हैं। हालांकि जिया जय के चुटकुलों पर हंस रही थी और जय भी उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर जिया का दिमाग अब भी अगस्त की सवाली नजरों में अटके हुए था। भले ही जाते जाते अगस्त ने जिया से कुछ नहीं कहा था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोलकर चली गई थी। जिया को गिल्टी फील हो रहा था। तभी जय जिया से पूछता है, जिया, ये रेस्टोरेंट दिल्ली में साउथ इंडियन फूड के लिए काफी फेमस है। वैसे तो मैं इंडियन खाना ज्यादा नहीं खाता हूँ, पर इस रेस्टोरेंट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मेन्यू देखकर बताओ तुम क्या लोगी? जिया ने यह सुनते ही जय की तरफ देखा और उसके सवाल का जवाब देते हुए जिया कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी साउथ इंडियन खाने का ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो भी तुम मंगाओ मैं उसी में से कुछ खा लूंगी। तभी जय मेन्यू पर उंगली लगाते हुए कहता है, ये नाम कुछ अलग लग रहा है। मैसूर डोसा, आई थिंक हमें यही ऑर्डर करना चाहिए। बाकी चीजें तो हर जगह मिल जाती है। जिया ने सिर्फ एक शब्द में जय की बात का जवाब दिया, हाँ। डिनर खत्म करने के बाद जय जिया से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिया कहती है, आज मैं बहुत थक गई हूँ, बाय रोड इतना लंबा ट्रेवल नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे बस मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो। जय ने एक जेंटलमैन की तरह जिया की बात एक्सेप्ट कर ली और वो उसे मेट्रो स्टेशन के पास छोड़कर वापस चला गया। जैसे ही जिया राजीव चौक 5 नंबर गेट से मेट्रो लेने के लिए अंदर आई, तभी उसने देखा दो मैरिड कपल आपस में झगड़ा कर रहे थे। लड़की रो रही थी और लड़का उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिया को लगा, कपल्स में सिर्फ झगड़े ही होते हैं, क्या ये लोग कभी प्यार से नहीं रह सकते? लेकिन जैसे ही जिया थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने देखा कि लड़के ने अपनी जेब से एक पतली सी चेन निकाली और उस लड़की के गले में डाल दी। वो चेन देखते ही लड़की मुस्कुराने लगी और उसने आसपास सभी चीजों को भूलकर उस लड़के को गले लगा लिया। ये देखकर जिया को वो पल याद आ गया जब कैथरीन के शोरूम में अगस्त ने जिया को लवर्स हार्ट पहनाया था। उस वक्त अगस्त की छाती जिया की पीठ से टकरा रही थी। वो उसके शरीर की गर्माहट को अब भी महसूस कर सकती थी। हालांकि उस वक्त भी वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए उसे भी मन किया था कि वो पलटकर अगस्त को गले लगा ले। तभी जिया को एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों, ख्यालों और जहां तक भी वो देख पा रही थी,
सिर्फ अगस्त ही अगस्त नजर आ रहा था। जय भले ही काफी सुलझा हुआ और सामान्य लड़का था, पर वो उसे एक पल के लिए भी याद नहीं कर पाती थी। लेकिन जिया जब जब भी अगस्त के बारे में सोचती थी, उसके सामने कई सवाल आकर खड़े हो जाते थे। उसे वो पल याद आने लगता था जब उसके बाप ने उसकी माँ और उसे अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि अगस्त ने भी अपनी पत्नी को खुद से दूर कर लिया था। चाहे उन दोनों के बीच के झगड़े की वजह कुछ भी रही हो, पर जिया हमेशा अभिलाषा की जगह अपनी माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जगह खुद को महसूस करने लगती थी। दूसरी तरफ अगस्त भी बेसुध होकर गाड़ी चला रहा था। अधीर उसके साथ था और अधीर ने आज तक अगस्त को कभी भी इस तरह सोच में डूबा हुआ नहीं देखा था। अगस्त ने गाड़ी ऑफिस के पास पार्क कर दी। हालांकि तब रात के 11 बज चुके थे, लेकिन फिर भी वो घर न जाकर अपने कैबिन की तरफ चला गया। जाते जाते अधीर अगस्त से पूछता है, भाई पापा का फोन आया था, वो आज हम दोनों से बात करना चाह रहे थे, तो क्या आप घर नहीं आ रहे हो? ये सवाल सुनते ही अगस्त के कदम रुक गए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल के लिए वो एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा और फिर लिफ्ट के अंदर चला गया। अधीर को देखकर लग रहा था शायद वो उसका जवाब समझ चुका था और अब अगस्त का पीछा करना उसके लिए ठीक नहीं था। इसलिए अधीर वापस गाड़ी में बैठ गया और उसने ड्राइवर को घर की तरफ गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। इस तरफ जिया चेकिंग खत्म होने के बाद मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुंची। वो कुछ देर तक नोएडा की तरफ जाने वाली मेट्रो का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो फुटओवर ब्रिज से दूसरी तरफ चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे जिया अपनी जिंदगी के सवालों को लेकर काफी कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे किसी के गाइडेंस की जरूरत थी। हालांकि वो हर इंसान के बारे में सोच रही थी। अगर उसने अपनी माँ से पूछा होता तो शायद वो परेशान हो जाती, और अगर मौसी से पूछा तो शायद उनके पास इसका सही जवाब नहीं होगा। और उसकी बेस्ट फ्रेंड आभा, वो तो पहले से ही उसे एक एडवाइस दे रही थी कि उसे अगस्त के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि अगस्त ने जिया को अब तक अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा था। फिर जिया ने द्वारका सेक्टर 21 जाने वाली मेट्रो ले ली और वो नारायणा में उतर गई। ये आखिरी मेट्रो थी। 11:15 बज गए थे। मेट्रो स्टेशन से बाहर आते समय भी उसके दिमाग में वही सवाल चल रहे थे। और यहाँ अगस्त जैसे ही 13th फ्लोर पर पहुंचा, उसने लिफ्ट स्टॉप कर दी और सीधा अपने कैबिन में जाकर वो बैठ गया। अगस्त ने कैबिन की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। वो अंधेरे में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर शहर की जगमगाती लाइट्स को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके लिए कोई सवाल बाकी नहीं रह गया हो। अगस्त जैसे ही उस चमचमाती लाइट से अपनी नजर हटाकर आंखें बंद करता, वैसे ही उसके सामने जिया के साथ खड़े जय का चेहरा घूमने लगता। साथ ही उसके कानों में लगातार एक ही आवाज आ रही थी, जो जिया ने उस रात शराब के नशे में किस करते वक्त अगस्त से कही थी, आई लव यू उदय। अचानक अगस्त के चेहरे के भाव बदलने लगे। ऐसा लगा जैसे उसके खाली दिमाग में एक सेकंड के अंदर अंदर कई सारे सवाल कूद पड़े हो। आखिर ये उदय कौन था और वो अब तक जिया के दिमाग में क्या कर रहा था? क्योंकि अगस्त ने इस नाम के किसी भी इंसान की ना तो तस्वीर देखी थी और ना ही अब तक जिया की बातों में उसका जिक्र सुना था, लेकिन जितनी शिद्दत से जिया ने उसे नशे में आई लव यू कहा था, एक बात तो जाहिर थी कि जिया उससे या तो बहुत प्यार करती थी या फिर बहुत नफरत करती थी। जिया मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां गिनते हुए नीचे उतरी और वहां सिर्फ 2-3 रिक्शे वाले खड़े थे। तभी वो चुपचाप एक रिक्शे पर बैठ गई और उसने धीमी आवाज में रिक्शे वाले को सेक्टर 19 चलने के लिए कहा। गर्मी का मौसम था, हालांकि कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, पर आज दिन भर तेज धूप थी, इसीलिए सड़क की गर्म हवा जिया के चेहरे पर पड़ते ही उसकी परेशानियां बढ़ा रही थी। जिया के घर पर मौसी मोहिनी को चादर उड़ाते हुए कहती है, मोहिनी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज दिन में जिया ने मुझे मैसेज करके कहा था कि उसे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, इसीलिए वो फोन नहीं कर पा रही है। साथ ही उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है। मोहिनी सोते सोते मौसी से कहती है, हाँ मैं परेशान नहीं हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ अगस्त अपने पास में रखी टेबल लैंप का बटन ऑन करता है